नमस्कार प्यारे साथियों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन आपकी क्लास नहीं चल पाई। तो आज मैं रविवार को भी छुट्टी होते हुए भी आपकी क्लास लेने आ गया हूं, क्योंकि 2 दिन जब क्लास नहीं चल पाई है उसे रिकवर करना ही पड़ेगा। और आगामी कोई सूचना हमने दी नहीं थी आपको कि हम छुट्टी पर रहेंगे 2 दिन, तो उसे रिकवर करने के लिए आज संडे को भी क्लास है आपकी। तो लगातार क्लास आपकी नियमित तरीके से चलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो सीटेट दिसंबर 2024 की श्रृंखला है, जिसमें मास्टर बैच है, और मास्टर बैच में मैं जो संस्कृत आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें संस्कृत का सामान्य परिचय से लेकर संधि तक का सफर हमने तय कर लिया है, जिसमें वर्णमाला भी है, माहेश्वर सूत्र भी है, संधि है। तो इतना सफर हमने तय कर लिया है। जो सफर बचा है उसे भी हम उसी तरह से बेहतरीन तरीके से लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। कोई समस्या आपको कभी नहीं होने वाली है। जब कोई समस्या आपको होगी तो वहां हम आपको हमेशा खड़े मिलेंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, समास भी हमने शुरू कर दिया था। समास हमने शुरू करके उसमें जो सामान्य परिचय था वह भी समाप्त कर दिया था। जैसे कि समास का अर्थ, समास का विलोम शब्द, समास शब्द की उत्पत्ति, समास के भेद, समास की परिभाषा, ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है। इसके पहले जो वीडियोज हमने आपको दिए हैं उसमें प्रोवाइड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे चलते हैं। आगे चलने का समय आ गया है। तो आगे चलने का जो समय आ गया है दोस्तों, तो उसमें अब पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लें। आज हमें दूसरा बोर्ड लेने का मन कर रहा है। आज ये बोर्ड लेते हैं, अच्छा तो लग रहा है। चलिए, और इस बोर्ड पर कलर वाइट से लगभग सभी कलर जमेंगे, इस पे ना जचेंगे। चलिए, तो कौन सा आज शुरू किया जाए? कौन सा समास बताइए, कौन सा समास शुरू किया जाए आज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता है कि समास के प्रकार कितने हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। अब दादी तक क्या बताया था आपको? ट्रिक के माध्यम से मैंने इनके प्रकार बताए थे। एक छोटी सी ट्रिक थी, क्या थी? अब दादी तक, इतना मैंने बताया हुआ था। आ से अव्ययी भाव समास था। आ से क्या था? अव्ययी। और ब से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। द से द्वंद्व, द से द्वंद्व। दी से द्विगु, द्विगु। त से तत्पुरुष, तत्पुरुष। और क से कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है। तो ये 6 समास मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज जी ने 5 प्रकार बताए हैं। पंचधा समासा, समास के 5 प्रकार बताए हैं। फिर उसके बाद वहीं पर आते हैं सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित की, जिन्होंने समास के सिर्फ 4 ही भेद बताए हैं, और उसमें उन्होंने पढ़ाए 6 भेद हैं। 4 भेद बताए हैं, पढ़ाए 6 समास हैं। कैसे? तो उन्होंने तत्पुरुष समास, जो आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का प्रकार बताया, तत्पुरुष समास का भेद बताया है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद बताया है द्विगु समास। इस तरह से 2 भेद और निकल के आते हैं और 6 हो जाते हैं फिर से। तो इनको छोड़कर हमें 6 समास पढ़ने हैं। आपकी एनसीईआरटी जो बताती है वो 6 समास बताती है कि हमें 6 समास पढ़ने हैं। कौन कौन से 6 समास हैं वो आपके सामने हैं। ट्रिक के भी माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। 1 मिनट।
थोड़ा सा रुक जाइएगा। वॉइस आ रही है? चलिए, तो डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहें। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि समास हमें 6 पढ़ने हैं, 6 पढ़ने में मैंने 6 आपको बता दिया है। तो चलिए शुरू किया जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के माध्यम से हमें जो पढ़ना है, एनसीईआरटी के अनुसार आपका ये जो सीटेट है वो पेपर करवाता है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही साथ जब टीईटी का बैच चलेगा, यानी कि यूपी टेट का बैच चलेगा, या सुपर टेट का बैच चलेगा, या स्टेट चलेगा, तो उसमें आप विस्तृत जानकारी के लिए आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बाकी कोई समस्या आपको अगर अदर कोई आ रही है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको पहले ही प्रोवाइड कर ही दिए गए हैं। चलिए फिर से बता दें हम। ये रहा नंबर, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप आराम से कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या रहेगी उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। आइए, समय जाया ना करते हुए चला जाए आगे। तो कौन सा समास शुरू किया जाए? सबसे पहले हम सोचते हैं कि आपका अव्ययी भाव समास शुरू किया जाए। अव्ययी भाव समास पहला समास आपका, ठीक है। ये रहा आपका पहला समास। इस समास का जो गुण है दोस्तों, परिभाषा है, एक सूत्र के रूप में आती है। किस रूप में आता है? सूत्र के रूप में आता है। और वह सूत्र क्या है दोस्तों? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। इसका मतलब क्या है ये जानना है आपको, तो यही से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। सबसे पहले अब इतना ये भी जानना पड़ेगा आपको कि जो समास होता है दोस्तों ना, वो 2 पदों में तोड़ा जाता है। एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। क्या होता है? एक होता है पूर्व पद, मतलब जो पहला पद होगा उसे पूर्व पद कहेंगे। कितने पद होते हैं इसमें? तो 2 पद मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा पूर्व पद और दूसरा मिलेगा उत्तर पद। अब ये जो पूर्व पद है ये पहला शब्द होगा। पूर्व पद जो होता है वो पहला शब्द होगा। प्रथम पद, पूर्व पद, पहला पद, ठीक है। शुरू का पद, उत्तर पद। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है बाद में। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद। तो जो बाद का पद होता है, पूर्व पद के बाद का जो पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। तो इसी आधार पे इनकी परिभाषाएं भी बनती हैं। इसी आधार पे हम समास को पहचानते हैं। यदि आप पूर्व पद और उत्तर पद का गुण या विशेषण जो होता है वो जान जाएंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा समास क्या है। समास में बहुत कुछ खास नहीं है, बस जो भी चीजें हैं वो आपके सामने हम रखने वाले हैं, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो पूर्व पद उत्तर पद समझ में आया? पहला पद और बाद का पद, शुरू का पद, बाद का पद, ठीक है। इतना जानते रहिए, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। चलिए तो इसे साफ कर दें थोड़ा सा। कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ये देखिए कहाँ से।
क्या लिखा हमने? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, माफ कीजिएगा, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव का मतलब होता है कि वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होगा या मुख्य होगा वही अव्ययी भाव समास कहलाता है, या वही अव्ययी भाव समास होता है। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो या मुख्य हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब उसमें थोड़ी सी परिभाषाएं और व्याख्या करेंगे, आपको तो समझ में आ जाएगा, इतना जान लीजिए पहले। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे एडिशनल जानकारी के तौर पे, जब इसका हम परिभाषा देखेंगे तो इसमें देखिए, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। एक जानकारी और आपको मिल गई कि इनका जो पूर्व पद होगा वो प्रायः क्या होगा? आपको पूर्व पद प्रायः अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। ये जानकारी आपको मिली। पूर्व पद प्रायः क्या होगा? पूर्व पद प्रायः अव्यय होगा। ठीक है, पूर्व पद प्रायः क्या हो गया? अव्यय हो गया। चलिए, जब पूर्व पद प्रायः अव्यय हो गया, साथ में और भी देखिए, सामासिक जो पद होता है वह भी एक अव्यय होता है। अब पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है ये जानिए आप, एक और जान लीजिए, पूर्व पद प्रायः एक उपसर्ग होगा। एक उपसर्ग होगा। प्रायः एक क्या होगा? उपसर्ग होगा। आपको पहचान बता रहे हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे। आप अव्यय से पहचान सकते हैं, आप अव्यय के बाद किससे पहचान सकते हैं? आप अव्यय के बाद उपसर्ग से पहचान सकते हैं, पूर्व पद से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। ये पॉइंटें आपको याद हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट देख लीजिए। सामासिक पद, सामाजिक नहीं, सामासिक, सामासिक पद प्रायः अव्यय और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो
जितनी जानकारियां मैंने आपको दी, ये इतने से आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये कैसा समास है, कौन सा समास है, कैसे इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ शब्द देगा, शब्द के बाद पूछ लेगा कि ये कौन सा समास है, बस इतना सा करता है। बाकी जानकारियां मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पहचान सके उस शब्द को। आपको विग्रह नहीं पूछेगा कि इसका विग्रह क्या होता है, आपको सिर्फ शब्द देगा, शब्द देने के बाद पूछ लेगा कि ये कौन सा समास है। विग्रह भी अगर आपसे आपको पूछ लेगा तो कोई खास बात नहीं है, विग्रह आपके सामने रहता है, बहुत आसानी से आप उसको पहचान लेंगे। नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है आपको या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें। चलिए, हो गया? अगर हो गया हो तो शुरू किया जाए उदाहरण से। अब उदाहरण से शुरू करते हैं। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, जो ये 2 पॉइंट, वैसे हाँ 3 पॉइंट जो हमने आपको बताया उसी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण से देखिएगा। उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण में आप देख लीजिए, उपगंगम, ठीक है। आपको शब्द मिल जाए उपगंगम, तो आप क्या करोगे? आराम से आप पहचान सकते हो, देख लीजिए आपके सामने है कि नहीं है, आपके सामने ही। चलिए अच्छा, 1 मिनट चेंज कर लेते हैं यार, डबल क्लास ले लेते हैं, ये रहेगा। तो ये देखिए आपके सामने ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, उप एक उपसर्ग है। पहली बात, उप क्या है? एक उपसर्ग है, पूर्व पद है। पूर्व पद तो अभी विग्रह करेंगे तब समझ में आएगा ना। देखिए आगे क्या लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द क्या है? शब्द में जब संस्कृत का शब्द जब होता है, जब उसमें मां हलंत्यम रूप के स्वतंत्र पद होता है तो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। कोई स्वतंत्र पद हो, उसमें मां लगा हुआ, पीछे हलंत मां लगा हो, इसका मतलब है वह शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। पहचान ये सारी आप अपने पास जरूर रखिएगा, नोट रखिएगा, क्योंकि ये सारी जो जानकारी जो शब्द हम बोल रहे हैं, बहुत एथेंटिक पॉइंट बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोल रहे हैं। इससे आप आसानी से कोई भी शब्द होगा उसका विश्लेषण करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ यही समास है। देखिए, उप आपको उपसर्ग मिला, उप एक अव्यय भी है, उप आपको मिला, उप एक अव्यय भी है, उप एक उपसर्ग भी है, और जो पूरा पद है, ये पद है ना, संस्कृत में शब्द नहीं, संस्कृत में पद होता है, तो ये जो पूरा पद है, ये पद नपुंसक लिंग का है। उप का मतलब यहां अगर अर्थ से देखेंगे तो ये तो समीप से होता है ना, समीप होता है। अब देखिए, अगर हम इन्हें प्रयोग करें तो गंगा याह समीपम, गंगा याह समीपम, गंगा के समीप। हमें यहां से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपको सीटेट में यहां से लेना देना है। ये शब्द देगा, पूछ लेगा कौन सा समास है, हमें बता दीजिए, हम आपको नंबर दे देंगे, नहीं तो नंबर नहीं देंगे, नंबर आपका काट लेंगे। तो ये कौन सा समास बन जाएगा। इसी तरह से आपको अगर हम कहें कि एक और समास देख लीजिए आप, उपकृष्णम, उपकृष्णम। अब आप बताइए क्या है। उप लगा है, मैंने बताया, कृष्णम बना के लिखा गया, इसका मतलब शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में। अच्छा, वहां पे मैंने एक लिखा है कि नहीं, हाँ,
लिखा है। जानकारियां मैं आपको नहीं छोड़ता, जानकारियां दे देता हूं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसका विच्छेद भी करना चाहें तो क्या हो जाएगा, कृष्णस्य कृष्णस्य समीपम समीपम कृष्णस्य समीपम उपगंगम हो गया, उपकृष्णम हो गया, उपनगरम भी है। लिखना है तो लिख लीजिए ना आप। इसी तरह से आप देखेंगे तो हो जाएगा उपनगरम, ये शब्द भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ अलग अलग तरीके के जो शब्द हैं उनको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे होता है ना इति विष्णु, इति विष्णु, तो इसमें क्या हो जाएगा, विष्णु शब्द से प्रकाशा। दिखा दें आपको, मैं आपको विच्छेद पर ध्यान नहीं दे रहा हूं ज्यादा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप शब्द पर ध्यान दीजिए, आपको अपने आप वह शब्द बताएगा कि हम कौन से समास में प्रयुक्त होते हैं। इति हरि कर लीजिए, विष्णु ही कर लीजिए, इति विष्णु। अब बताइए, मैंने कहा या तो कोई उपसर्ग होगा या तो क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। अब इति, इति एक क्या है, अव्यय है। इति क्या है, अव्यय है, विष्णु शब्द के आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम विच्छेद में करेंगे तो हो जाएगा विष्णु, विष्णु शब्दस्य शब्दस्य प्रकाशः, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः। अब अगर आपको मैं कहूं कि इसका पूर्व पद प्रधान था मेरे भैया, क्या था, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, ये मैंने आपको बताया परिभाषा में। देखिए ये जो मैंने शब्द लिखे हैं आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं। आप बताइए, उपगंगम, जब मैंने उसका विच्छेद किया तो कौन सा शब्द मिला, गंगाया, प्रधान है कि नहीं है, समीपम से कोई मतलब नहीं, प्रधान कौन है इसमें, गंगम है, गंगा है। इसमें कौन सा शब्द है, पूर्व पद, ये पूर्व पद वो उत्तर पद, ये पूर्व पद वो उत्तर पद, तो मैंने कहा पूर्व पद प्रधान होता है। गंगा, कृष्ण, विष्णु, प्रधान कौन से शब्द दिख रहे हैं, प्रथम पद ही तो दिख रहे हैं, पूर्व पद ही तो दिख रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है ना, जितने शब्द बोल रहे हैं, जितनी बातें बोल रहा हूं, या जितनी बातें हम जितना बात हम बोलत है, समझ में आवत है ना, क्यों समझ में आ रहा है, चलिए तो समझ में तो आएगा ही। इतने प्यार से समझा रहे हैं आपको, प्यार की भाषा किसको नहीं समझ में आती, जब प्यार की भाषा बाबू सोना धनिया पुदीना को समझ में आ जाती है तो हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं, आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए ये हो गया, तो उसी के साथ मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण छाट छाट के लाया हूँ आपके लिए। जैसे आप एक देख लीजिए, मैंने आपको रखा है अनुरामम, अनुरामम, इस शब्द को देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, अनुरामम, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द लिया है आज आपके लिए, अनुरामम। ठीक है, अनुरामम का जरा विच्छेद की विग्रह कीजिएगा तो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, हट जाए, चलिए देखिए बनाइए आप, तब तक हम इंतजार करते हैं आपके आंसर्स का। चलिए क्या हुआ, नहीं समझ में आया, चलिए देख लीजिए, देख लीजिए, अनुरामम, अनुरामम का मतलब क्या हुआ, राम के पश्चात, रामस्य पश्चात,
पश्चात। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक शब्द और आपको दे रहे हैं, अनुरूपम। अनुरूपम, ये देखिए क्या हो रहे हैं भैया, फिर से लिखना पड़ेगा इनको। अनुरूपम, इस शब्द का आप विग्रह करके, अब पहचान तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए ये अव्यय है, ये अव्यय है, ये भी अव्यय है, इसका मतलब है कि अव्यय भाव समास हो गया ना। मजा तो आ गया होगा कि ऐसे शब्द रहेंगे। पीछे देखिए मां लगा हुआ है, ज्यादातर शब्द जो बने हैं वो सारे के सारे शब्द आपके जितने विशेषण मैंने बताए हैं, जितने गुण बताए हैं, जितने व्याख्या करते समय इनके लक्षण बताए हैं मैंने, सब समझ में आ रहा है आपको, सब दिख रहा है। चलिए बताइए अनुरूपम का बताइए। आप लोगों के कमेंट भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। क्या हो गया अनुरूपम का? चलिए अनुरूपम का हम बता दे रहे हैं, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? रूपम योग्यम ना, रूपस्य योगम योग्यम, क्या होगा? रूपस्य योग्यम, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे लालों? चलिए तो इसी तरह से देखते रहेंगे आप, तो आपको समझ में आता रहेगा। एक और शब्द आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम शब्द तो आपको एकदम प्यार से समझ में आएगा। अव्ययी भाव समास, देखिए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुर्भिक्षम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। दुर्भिक्षम क्या हो जाएगा? भिक्षाणाम, भिक्षाणाम वृद्धि, वृद्धि, भिक्षाणाम वृद्धि हो गया। भिक्षाणाम वृद्धि। निर्मक्षिमम, निर्मक्षिक, हाँ मक्षिमम, निर्मक्षिकम, क्या हो जाएगा? क्या शब्द है? निर्मक्षिकम। बताइएगा क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको? निर्मक्षिकम, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि उपसर्ग लगा होगा, जरूर लगा होगा। अव्ययी भाव समास है तो उपसर्ग लगा हो चाहे अव्यय लगा हो, कोई उपसर्ग या अव्यय शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा कि नपुंसकलिंग का है कि पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, छोड़िए। आपको समझ में आना चाहिए कि अव्यय है या उपसर्ग है। उपसर्ग के रूप में ही अव्यय भी प्रयोग किया जाएगा। क्या, कौन सा शब्द लगा हुआ है इसमें? इसमें निर लगा हुआ है ना, ये दुर्दुष होता है, निर्निश होता है। यहाँ क्या लगा हुआ है? निर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वही है कि नहीं है? क्या हो जाएगा फिर? मक्षिकाणाम अभावः, क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभावः हो गया कि नहीं हो गया? वो छोड़िए, ये क्या हो रहा है ये छोड़िए। आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, यहाँ समझाने का प्रयास किया है। जब यूपी टेट की बात आएगी तो मैं इसका भी विश्लेषण करके इसका अर्थ बताते चलूंगा। यहाँ पे अर्थ नहीं पूछेगा भैया। जब यहाँ पे नहीं पूछेगा तो मैं क्यों मेहनत करूं? यहाँ पे क्यों इतनी मेहनत करवाऊं आपसे? जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए उतनी मैं आपको प्यार से दे रहा हूं, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए
ठीक है, ये देखिए हो गया निर्मक्षकम। निर्मक्षकम हो गया तो एक शब्द और आप बनाइए, निर्विघ्नम। शब्द आपको बहुत मिला होगा, शब्द आपको बहुत मिला होगा। निर्विघ्नम कुर्मे देवे सर्वकारेषु सर्वदा। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। चलिए शब्द ही लिखने में हालत खराब। निर्विघ्नम बताइए तो, बताइए जल्दी बताइए। जैसे ऊपर है वैसे नीचे कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे ऊपर वैसे नीचे, लेकिन कैसे बनाएंगे आप लोग वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बन गया। आप लोग कमेंट बड़े अच्छे अच्छे, बन नहीं रहे हैं, गलत सही सब आ रहा है। अच्छी बात है, आप प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत। अच्छा मिटाने जा रहे थे कुछ अलग तरीके से, तो यहाँ से ये, अच्छा ये देख लीजिए क्या था इसका, क्या बनेगा, इसका बनेगा विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभावः, अभावः, ठीक है। ये बन गया। जब ये बन गया है तो जरा प्रत्येकम का बना दीजिए। प्रत्येकम, प्रत्येकम संधि है ना, आप जानते हैं प्रत्येकम शब्द है, इसका बनाइए तो। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे, कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। और ये जानते हैं कि ये जहां पे प्रयोग होगा, प्रति उपसर्ग जहां पे भी प्रयोग होगा वहां पर एक ही शब्द दो बार लिखे जाएंगे। पहले एक ही शब्द दो बार, उसके बाद प्रति उपसर्ग को भी लगाया जाएगा पीछे। बताइए कितने लोग तो जान भी रहे होंगे, कितने अच्छे से जान रहे होंगे। क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति, एकम एकम। अब देखिए ये यहाँ पे माँ यहाँ रहेगा, ये भी यहाँ रहेगा, एकम एकम प्रति हो गया प्रत्येकम। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रति दिनम क्या बनेगा, जैसे एकम एकम हुआ वैसे दिनम दिनम हो जाएगा। दिनम दिनम प्रति हो गया ना। प्रतिछात्रम जरा बता दीजिए, प्रतिछात्रम लिखा कैसे जाएगा वही बता दीजिएगा। सारे लोग गलत लिखेंगे, हमें आप 25% लोग सिर्फ सही लिख पाएंगे, हमें तो ये उम्मीद है। जरा लिख के बताइएगा, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए तो प्रतिछात्रम कैसे लिखा जाएगा, प्रतिछात्रम कैसे लिखा जाएगा, प्रतिछात्रम, प्रतिछात्रम, प्रतिछात्रम ये लिख दिया गया है। अब आसानी से आप, अच्छा ये बताइए, पूरे ईमानदारी के साथ बताइएगा, मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आपको कि नहीं आया। जितना उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण से देखते ही समझ में आपको आ जा रहा होगा कि ये अव्ययीभाव समास का है, क्योंकि मैंने उसके सारे गुण आपको बता दिए हैं, सारी पहचान बता दी है आपको। पहचान जितनी है उतनी पहचान करा दी है, मैंने परिचय आपको करा दिया है उससे। जब परिचय हो गया है तो बताइए आप जान नहीं पाएंगे उसको। मेरा नाम यशवंत गौरव है,
मैंने परिचय करा दिया, आप मुझे देखते ही हाँ ये थोड़ा सा सांवले हैं, बाल थोड़ा सा बड़े रहते हैं, दाढ़ी थोड़ी थोड़ी है, ये सब बता दिया तो आप सब पहचान जाएंगे ना मुझे। तो उसी तरह से तो इसको पहचानना है। देखिए प्रति उपसर्ग है, अब निर उपसर्ग है, दूर उपसर्ग था, अति एक उपसर्ग भी है अव्यय भी है, इति उपसर्ग भी है अव्यय भी है। अच्छा यथा मैंने नहीं बताया है, यथाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण वाला जो रटा रटाया होना चाहिए। चलिए अच्छा पहले इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छात्रम छात्रम प्रति, छात्रम छात्रम प्रति हो गया। अभी जो याद आया, जो आप लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं सबसे ज्यादा जिसको, वो यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा बलम, यथा बलम, यथा शक्ति, यथा बलम, ठीक है, यथा बुद्धि, यथा ज्ञानम, यथा बुद्धि, यथा ज्ञानम, शक्ति अनतक्रम्य, बलम अनतक्रम्य, ठीक है, बताइए तो, बुद्धि अनतक्रम्य, यही तो होगा अनतिक्रम्य। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। क्या है यथाशक्ति, क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बोला, बनाइए तो, कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए तो, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा, शक्तिम अनक्रम अनतिक्रम, यही तो होगा, यथा बलम है ना, बलम अनतिक्रम, बुद्धि है, बुद्धि में अनतिक्रम, ये हो जाए ज्ञानम अनतिक्रम, हो गया। एक जान लीजिए उसी पैटर्न पे, यथा यहाँ पे क्या है, यथा यहाँ पे अव्यय है, यथा यहाँ पे क्या है अव्यय है, और अव्यय है तो सीधा सीधा क्या है अव्ययी भाव समास। पता नहीं क्यों आप परेशान रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आपका क्यों परेशान रहते हैं। मेरे पास आइए, बाबा यशवंतानंद के पास आइए और अपना ज्ञान ले जाइए, देखिए कितना आसान है। अभी इसमें एक सूत्र है जिसको बताना जरूरी है, बाकी चीजें मैंने सूत्र पे नहीं बताया है, लेकिन इस सूत्र को आपको बताना पड़ेगा मुझे। क्या बताना है देख लीजिए, खतरे की घंटी कर दें, लीजिए खतरे की घंटी कर दे रहे हैं। क्या है वो, तो वह है नदी भीष्च, नदी भीष्च, नदी भीष्ट सूत्र है। अब ये जो नदी भीष्ट सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि द्विगु समास ऐसा समास होता है, द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जहां पे संख्या प्रधान होती है, उसमें संख्याएं आती हैं, वह समाहार बताता है, समूह बताता है, संख्याओं के साथ वह क्या बताता है समूह बताता है। लेकिन इस नदी भीष्ट सूत्र के द्वारा नदियों के सामने संख्या लगा देने से, समाहार लगा देने से वह द्विगु नहीं हो पाता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंच, माफ कीजिएगा, पंच गंगम,
क्या है? पंचगंगम। ठीक है। ओ, अब ये जो पंचगंगम है मेरे प्यारे दोस्त, पंचगंगम का क्या होगा? पंचानाम, गंगा नाम, पंचानाम गंगा नाम। समाहारा, समाहार, इसी तरह से बनेगा। एक और शब्द है, एक नहीं दो शब्द और हैं। एक तो मिल जाएगा आपको द्वियमुनम, द्वियमुनम, और एक और मिल जाएगा शरत नर्मदम, शरत नर्मदम। हाँ, शरत नर्मदम द्वियमुनम। जरा बताइए तो इनका क्या बनेगा? आपको तो पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए, क्या बन जाएगा? इसका बनेगा आपका द्वयो, द्वयोः यम नयोः समाहारा, समाहारः। और क्या है? शरत, हाँ शरत नर्मदम है ना। जरा इसका बताइए आप, इसका तो बता दिया, इसका भी बता दीजिए। अभी ये तो एकदम आसान सा है, इसका आसान है, जैसे गंगा का बताया है इस तरह से एकदम आसान है। ये थोड़ा सा बदला था इसलिए बताना पड़ा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? देखिए, सरता नाम नर्मदा नाम समाहारा, सरता नाम नर्मदा नाम, नर्मदा नाम समाहारा, समाहारः। ठीक है। तो इस तरह से आपका अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? अव्ययी भाव समास आपका समाप्त। ठीक है। यदि कोई समस्या आपको हो तो नंबर मैंने आपको दिया है, आराम से उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी समस्या क्या है। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपका जल्दी जल्दी ये समास समाप्त करूंगा। समास के बाद मैं लिंग बता दूंगा आपको। ये लकार शब्द रूप, क्योंकि रूप से भी पूछा हुआ है, विभक्तियों से पूछा है, विभक्तियां भी बतानी पड़ेंगी। मैंने जितनी चीजें आपको पिछली अभी सीटेट जुलाई जो हुआ है आपका, जुलाई का सीटेट जो हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कितना बढ़िया से क्या क्या चीजें पूछा हुआ है। सारी चीजें मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ कि अन्यथा चीजें ना पढ़ाऊँ, वही चीजें पढ़ाऊँ जो आने वाली है। तो वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों आज सिर्फ एक ही समास पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगला समास अगले दिन लेकर आएंगे आपके सामने। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक प्यारा प्यारा लाइक दे दीजिए। हाँ दोस्तों, और ये व्याकरण प्रकरण को समाप्त करके मैं सीधा सीधा जो आपका शिक्षा है, शिक्षण है, शिक्षण को मैं आपका उसके साथ क्या कहते हैं उसे प्रैक्टिस सेट के साथ लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेट के साथ उसकी पूरी व्याख्या के साथ, पूरी व्याख्या के साथ उसी में पढ़ाते हुए आपको थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों साथ में लेके चलूंगा और एकदम बढ़िया से आपको समझाते हुए मजेदार तरीके से, मनोरंजनात्मक तरीके से आपको पढ़ाता चलूंगा, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो और रुच्यात्मक तरीके से आप आराम से कक्षा में सीख कर आनंद लें कक्षा का। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।